यह कहानी सुधा मूर्ति उर्फ लेखिका की जुबानी जो कि हिंदी में बताई जा रही है। लेसन नंबर 8। लिविंग थ्रू चेंज मतलब बदलाव को अपनाकर जीना। जीवन और समय असलियत में क्रांतिकारी तरीके से बदल गए हैं। फिर भी हम शायद ही कभी बदलाव के असर को महसूस कर पाते हैं, क्योंकि हम इसके बीच में रहते हैं। पुराने तौर तरीके बदल गए हैं, हमारे त्योहार बदल गए हैं, हमारे देखने का नजरिया बदल गया है, हमारा किसी चीज को परखना, कीमत और सोच भी बदल गए हैं। हाल ही में जिन 2 त्योहारों में मैंने भाग लिया, उनसे मुझे यह बात काफी अचानक आए बड़े बदलाव ढंग से समझ में आई। दोनों ही मामलों में जो बदलाव हुए हैं, उनकी सीमा मुझे बातचीत के द्वारा बताई गई। इससे एक तरह से आपसी भावनाएं और ध्यान मिला और उन बदलावों को किसी चीज के असली स्वभाव को दिखाने में मदद मिली, जिनसे हम गुजर रहे हैं। पहला कार्यक्रम दिवाली समारोह था। दूसरा संगीत समारोह था। दिवाली हमारे देश में बड़े जश्न का मौका है। हर कोई उपहार खरीदता है, मिठाइयाँ बनाता है और दोस्तों से मिलने जाता है। कई दिनों तक दफ्तर बंद रहते हैं। बच्चे पटाखे खरीदते हैं। पिछली दिवाली पर मैंने एक विज्ञापन देखा जिसमें बताया गया था कि कुछ अनाथालयों में अनाथ बच्चों द्वारा बनाई गई मिठाइयाँ बेच रहे हैं। मैंने सोचा कि ये मिठाइयाँ खरीदना अनाथालयों की मदद करने और उनका हौसला बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होगा। मैंने मिठाइयों के कुछ पैकेट खरीदे और एक करीबी दोस्त के घर गई। मुझे उम्मीद थी कि वह बहुत खुश होंगे और इस महान त्योहार को उत्साह के साथ मनाएंगे। वह एक गृहिणी थी जो एक छोटे से शहर से आई थी। उसके पिता के पास गांव में बहुत सारी जमीन थी। हैरानी की बात यह थी कि मुझे वह बिल्कुल भी खुश नहीं दिखी। वह उस त्योहार को लेकर बिल्कुल भी जोश से भरी खुशनुमा नहीं दिखाई दी, जिसे मनाने के लिए मैं उसके साथ गई थी। उन्होंने कहा, दिवाली अपना असली मतलब खो चुकी है। यह सुनकर मैं सचमुच चौंक सी गई। मैंने उससे पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? उसके अपने कारण थे। मैं जिस छोटे से शहर में पली बढ़ी, वहाँ हमारा खानपान बहुत अलग था। आज के मुकाबले में यह अलग है। पहले हर कोई हर दिन रोटी, चावल, दाल और सब्जी जैसे स्वस्थ लेकिन सादा भोजन किया करते थे, चाहे परिवार की कमाई कितनी भी हो। मिठाई सिर्फ दशहरा या दिवाली जैसे त्योहार पर ही बनाई जाती थी। ऐसा होने के कारण हम बच्चे त्योहारों का बेसब्री से इंतजार करते थे। मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए। वे भी उसके जैसे ही थे। हम स्वस्थ और संतुलित आहार खाते थे, जैसा उसने कहा था, लेकिन आजकल, उसने आगे कहा, खाने के तौर तरीके बदल गए हैं। एक कारण यह है कि हमारे सिर्फ 2 बच्चे हैं और हम उन्हें वही देना चाहते हैं जो उन्हें पसंद है। हम उसी हिसाब से खाना बनाते हैं। अगर हम उनकी पसंद का खाना नहीं बना पाते हैं, तो हमारे जैसे शहर में हम किसी भी रेस्टोरेंट से तुरंत ऑर्डर कर सकते हैं। इसलिए आजकल बच्चों को त्योहारों और मिठाइयों का उतना इंतजार नहीं करना पड़ता जितना पहले होता था। बेशक वह सही थी। खाने की आदतें वाकई बदल गई हैं। यह खास तौर पर मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के लिए सच है। लेकिन मेरे मन में अभी भी एक सवाल था। क्या साल भर मिठाई का मिलना ही लोगों की दिवाली में इंटरेस्ट कम होने का सिर्फ एक कारण है? इस पैराग्राफ में मध्यम वर्ग का जिक्र किया गया है। मध्यम वर्ग का अर्थ है मिडिल क्लास। नहीं, मेरे दोस्त ने कहा, पूरा नजरिया बदल गया है। लोग जब चाहें, जो चाहे कपड़े खरीद लेते हैं। वे किसी त्योहार का इंतजार नहीं करते। परिवार पूरे भारत में और कभी-कभी तो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अपने रिश्तेदारों से मिलना आसान नहीं है। मेरे दोस्तों में से भी कई अपने घर, नगर जाना चाहते हैं। लेकिन रेल,
हवाई या बस से रहने के लिए आश्रय मिलना इतना मुश्किल हो गया है कि घर पर रहना ही बेहतर है। यह सच है। दिवाली पर जो यात्रा करनी थी, उसके लिए मैंने 1 महीने पहले ही टिकट बुक करा लिए थे। मेरी मित्र ने सबसे जरूरी मुद्दा उठाया जब उसने पूछा, हम में से कितने लोग सच में दिवाली का महत्व जानते हैं? रोशनी के त्योहार का असली मतलब क्या है? हमारे पवित्र महाकाव्य इस त्योहार के बारे में क्या कहते हैं? सच्चाई यह है कि किसी को भी इसकी परवाह नहीं है। हमारे देश में प्रत्येक राज्य में इस त्योहार के बारे में एक अलग अलग कहानी है। सभी कहानियां महाभारत और कृष्ण कथा के कुछ हिस्सों से हैं। लेकिन कितने लोग उनके बारे में जानते हैं? मुझे लगा कि शायद उसे घर की याद आ रही होगी। ऐसी हालात में मैंने खुद से कहा कि सबसे अच्छा यही होगा कि उसे घर से निकाल दिया जाए। चलो रेणु के घर या मृदुला के घर चलते हैं, मैंने सुझाव दिया। वे पुराने दोस्त थे और इसलिए सच्चे दोस्त थे। आजकल बहुत से लोग मुझे अपना दोस्त बताते हैं, भले ही मैं उन्हें न जानती हूँ। रेणु और मृदुला अलग अलग थी और मैंने सोचा कि उनके पास जाने से मेरी उदास दोस्त खुश हो जाएगी। लेकिन उसके पास मेरी खबर थी। नहीं, रेणु बोर हो गई थी, मेरे दोस्त ने कहा। वह एक बड़ी फर्म में एचआरडी हेड के पद पर काम करती है और दिवाली के मौसम में इतने सारे मेहमानों की देखभाल करने से वह सच में थक गई है। इसलिए वह छुट्टियों के लिए गोवा गई है और मृदुला एक किताब लिख रही है। उसने मुझसे कहा कि मैं किसी को न बताऊं कि यह कंपनी के गेस्ट हाउस में है। मेरे लिए यह कुछ नया था, भागकर या ठंड के मौसम में गहरी नींद में सोना, ऐसी रहकर दिवाली मनाने का यह तरीका। मेरे दोस्त ने बात पूरी नहीं की थी। एक और सिरदर्द है। कुछ रिश्तेदार उपहार लाते हैं, इसलिए हमें भी गिफ्ट देना पड़ता है। यह एक झंझट बन गया है। मैंने पिछले साल के गिफ्ट्स को इस उम्मीद में नहीं खोला कि मैं उन्हें इस साल किसी को दे पाऊंगी। मैं मोमबत्ती स्टैंड और सूखे मेवे में काजू बादाम, सूखे फल और मिठाइयों के डिब्बों से थक गई हूँ। हम सब बूढ़े हो रहे हैं। हद से ज्यादा कैलोरी और कोलेस्ट्रॉल से भरी मिठाइयाँ हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो तुमने उनके साथ क्या किया? मैंने पूछा। मैंने उन्हें अनाथालय को दे दिया। गरीब बच्चों को मौजमस्ती करने दो। मैं यह जानने के लिए बेचैन थी कि उसने मिठाई किसको दी थी। उसने एक प्रसिद्ध अनाथालय का नाम बताया। अब मुझे पता चला कि दिवाली पर गिफ्ट में दी जाने वाली मिठाइयों या मोमबत्तियों का क्या होता है। उन पर किसी धर्मार्थ संगठन के नाम से लेबल लगाकर बाजार में बेचा जाता है। धन जुटाने का यह कितना बढ़िया तरीका है। बेशक अनाथालयों में रहने वाले छोटे बच्चों को दिवाली पर कोई मिठाई खाने को नहीं मिलती। हाँ तो दोस्तों, यहाँ से दूसरी कहानी शुरू होगी, लेकिन आपकी इस वीडियो द्वारा थोड़ी भी मदद हो रही हो और मेरी इतनी मेहनत के लिए भी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ये आपकी मर्जी है। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहे ताकि सिलेबस से जुड़ी आगे की और भी कहानियाँ मिलती रहे। तो फिर हम इसी के साथ दूसरी कहानी में अब आगे बढ़ते हैं। मेरा संगीत समारोह का अनुभव काफी अलग था, लेकिन उतना ही ज्ञान बढ़ाने वाली भी। आजकल मुझे अक्सर संगीत कार्यक्रमों, दर्शन शास्त्र व्याख्यानों या चैरिटी शो का उद्घाटन करने के लिए बुलाया जाता है। अक्सर मुझे संबंधित विषय के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन अगर मैं मना कर देती हूँ तो लोग नाराज हो जाते हैं। इसलिए मैं इन निमंत्रणों को इस शर्त पर स्वीकार करती हूँ कि मुझे मंच पर नहीं बुलाया जाएगा। हाल ही में मैंने ऐसे ही एक खुशी के अवसर में भाग लिया था। मैं सिर्फ संगीत का आनंद लेना चाहती थी। मैं देर से गई थी, इसलिए मैं पीछे बैठी इस बात से खुश थी कि किसी ने मुझे नहीं देखा। वहाँ सेवामुक्त अधिकारी का मतलब रिटायर ऑफिसर, अधेड़ उम्र की गृहिणियां और बूढ़ी महिलाएं थीं।
लेकिन मुझे हॉल में कोई युवा नहीं दिखा। धर्मावरम की साड़ियां पहने दो अधेड़ उम्र की गृहिणियां मेरे ठीक सामने बैठी थी। वे अपने चांदी जैसे बालों में ताजे चमेली के फूलों के साथ बहुत खूबसूरत लग रही थी। क्योंकि कुर्सियों की लाइनें पास पास थीं, इसलिए मैं उनकी बातें सुनने से खुद को रोक नहीं पाई। वे आजकल लड़कियों के लिए वर ढूंढने की समस्याओं पर चर्चा कर रही थी। एक महिला ने काफी इंटरेस्ट के साथ कहा, सॉफ्टवेयर ट्रेंड में इन दिनों 28 साल से ऊपर के दूल्हे मिलना मुश्किल हो गया है। एक और महिला भी इस विषय में दिलचस्पी रखती थी। खुशी की बात यह है कि दूल्हे का विषय उनके लिए संगीत से कहीं ज्यादा जरूरी था। भली महिला ने आगे बताया, आज जब कोई लड़का अपनी बीई पूरी करता है तो उसकी उम्र 22 साल हो सकती है और उसे किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी मिल जाएगी। वह 2 साल काम करेगा और फिर 1 साल के लिए विदेश चला जाएगा। उस समय तक वह 25 साल का हो जाएगा और शायद अपने पिता से ज्यादा पैसे कमा चुका होगा, जो शायद बैंक अधिकारी, ईमानदार सरकारी कर्मचारी या प्रोफेसर रहे होंगे। मुझे बताओ, उसे शादी करके घर क्यों नहीं बसाना चाहिए? इस बात से अनजान कि कोई उनकी बातें सुन रहा है, उसने अपने ही सवाल का जवाब दिया। उसके माता-पिता एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की की तलाश करेंगे। आज मुझे बताया गया है कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में लगभग 50% छात्राएं हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज आजकल आर्ट्स कॉलेज की तरह ही है। मुझे यकीन है कि लड़के के पिता को एक सॉफ्टवेयर लड़की मिल जाएगी। यह शादी हर मायने में उन दोनों के लिए अच्छी है। जब वह विदेश में काम करेगा तो उसके साथ कोई होगा। उसे घर का बना खाना मिलेगा और उसकी देखभाल करने वाला कोई होगा। लड़की के लिए भी यह बहुत फायदेमंद होगा। तो 25 साल की उम्र में ये युवा लड़के शादी कर लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे पुराने दिनों में हुआ करते थे। मैंने खुद से कहा, यह महिला निश्चित रूप से अपने विचार विमर्श और बिल्कुल सही परखने के लिए पदक की हकदार है। अब दूसरी महिला की बारी थी अपने विचार बताने की। उसका नजरिया अलग था। उन्होंने कहा, सॉफ्टवेयर का यह उछाल कुछ मायनों में वाकई बुरा है। देखिए, इसका दूसरों पर क्या असर पड़ता है। आजकल लड़कियां कहती हैं कि वे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर या यहाँ तक कि डॉक्टर से शादी नहीं करना चाहती। इन लड़कों के विदेश जाने की संभावनाएं सीमित हैं। उनका सैलरी भी बहुत आकर्षक नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि परिवार में उनका सम्मान नहीं किया जाता। मैं इस आखिरी में कही गई बात से सच में चौंकी हुई थी और यह सुनने के लिए बेचैन थी। मुझे इसके लिए कोई साफ साफ बातें नहीं मिली। मैंने बुरा नहीं माना। अगर लड़का विदेश में है तो वह 3 हफ्ते के लिए घर आएगा, अपने साथ तोहफे लेकर आएगा। हर कोई उसे इसी वजह से पसंद करता है। लेकिन इंजीनियर या डॉक्टर को विदेश में काम करने के एक जैसा मौके नहीं मिलते। साथ ही अगर बहू हर समय अपनी सास के साथ रहती है तो उसकी इज्जत नहीं होती। आजकल कोई भी लड़की अपनी सास के साथ रहना पसंद नहीं करती। विदेश जाना सबसे अच्छा उपाय है, लेकिन यह शादी के तुरंत बाद होना चाहिए, बाद में नहीं। बाद में नहीं? बाद में क्यों नहीं? बाद में ससुराल वालों के साथ रहना बेहतर है। बच्चे होंगे और ससुराल वाले उनकी देखभाल करेंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं होगी। नौकरों के भरोसे पर रहने की जरूरत नहीं है। भारत और अमेरिका के बीच इस तरह का आना जाना केवल सॉफ्टवेयर जॉब में ही संभव है। मैं अब खुद पर काबू नहीं रख पाई। मेरी आंखों के सामने एक पूरी नई खिड़की खुल गई थी और मैं जानना चाहती थी कि ये महिलाएं कौन थी। वे इतने खूबसूरत संगीत समारोह में आई थी, लेकिन सॉफ्टवेयर विकास के सामाजिक पहलुओं पर ध्यान देने को लेकर उन बातों का लेन देन करना पसंद करती थी।
मुझे पता था कि यह बुरा व्यवहार था, लेकिन मैं उनकी बातचीत को काटने के लिए खुद को नहीं रोक सकी। माफ कीजिए, मैंने कहा। मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आप दोनों सॉफ्टवेयर समाजशास्त्र के बारे में इतना कैसे जानते हैं। वे चौंक गई और मेरी तरफ देखने लगी। मुझे लगा कि उन्हें मेरा सवाल पसंद नहीं आया और मैं उन्हें दोष नहीं दे सकती थी। आखिरकार मैंने एक आपसी बातचीत में दखल दिया था। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? मैंने अपना पहचान बताते हुए कहा, मैं सॉफ्टवेयर उद्योग को पिछले 2 दशकों से जानती हूँ। यहाँ पर 2 दशकों का मतलब है 20 सालों से। लेकिन मुझे ये सामाजिक जानकारी नहीं पता थी। मुझे वाकई तारीफ करनी चाहिए आप दोनों अपने ज्ञान के आधार पर। मेरी तारीफ से वे दोनों ही आराम महसूस करते हुए और मुस्कुराते हुए उन्होंने एक साथ उत्तर दिया, हम विवाह दलाल हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन अगर आपकी इस वीडियो द्वारा थोड़ी भी मदद हो रही हो आपके सिलेबस में और मेरी इतनी मेहनत के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ये आपकी मर्जी है। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहे ताकि सिलेबस से जुड़ी आगे की और भी कहानियां मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब फिर मिलते हैं जल्द ही फिर अगली वीडियो में।